थोड़ा पसीना आ रहा है, पहुंच दो सर। कहाँ थे बात लोग? लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कैथोड और एनोड रेज की उत्पत्ति की वजह, उसकी सारी कहानियां पढ़ी थी। यस की हो? इस तरीके से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की खोज हो चुकी थी, आया ना? और एटम न्यूट्रल था, इसलिए उसकी न्यूट्रलिटी भी डिस्कवर हो चुकी थी। अब न्यूट्रॉन की खोज बच्चों बहुत बाद में हुई थी। न्यूट्रॉन की खोज बहुत बाद में हुई थी। क्यों? क्योंकि एटम में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों में इलेक्ट्रॉन पता चल गए, एटम न्यूट्रल हो गया। न्यूट्रॉन की खोज रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी होने के बाद में हुई। लेकिन उससे पहले जैसे ही पता चल गया कि भाई एटम में दो आइटम होते हैं, प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये फैसला हो गया कि भाई एक पर पॉजिटिव चार्ज होता है, एक पर नेगेटिव चार्ज होता है और ओवरऑल एटम न्यूट्रल होता है। तो सब लोगों ने ये सोचना प्रारंभ किया कि फिर ये रहते कैसे हैं प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन एटम में। इस बात को बताने के लिए अलग अलग लोगों ने अपने अपने मॉडल प्रपोज किए, जिनके बारे में वन बाय वन बात करेंगे कि किसने क्या और कैसे प्रपोज किया। लिखिएगा विभिन्न परमाणुीय मॉडल। हेडिंग लिखिएगा बच्चों, विभिन्न परमाणुीय मॉडल। विभिन्न परमाणुीय मॉडल, विभिन्न परमाणुीय मॉडल। और इसमें सबसे पहला मॉडल बच्चों उस बंदे ने दिया जिसने इलेक्ट्रॉन की खोज करी थी। कौन था वो बंदा? बताइए, पहला बंदा वो कौन था? जे तो उसको बोलते हैं थॉमसन। पलम पुडिंग मॉडल, पलम पुडिंग मॉडल किसने दी थी? जे थॉमसन ने, जिसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करी थी, उसी ने ये मॉडल दिया था। क्लियर है? इसने जो मॉडल दिया था इसका मैं इंडियन वर्जन करके बताता हूं आपको। इंडियन डबिंग जानते हो? बहुत सारी हॉलीवुड की मूवी होती है या साउथ की मूवी होती है बाहुबली, उसको इंडिया में हिंदी में डबिंग करके फिर और सब जगह लॉन्च करते हैं। सेम वैसे बता रहा हूं कि जैसे थॉमसन पलम पुडिंग मॉडल है, इसका मैं अगर इंडियन वर्जन बताऊं बच्चों तो मैं इसको बोलूंगा, अंग्रेजी में बोलूंगा वाटरमेलन कंसेप्ट, और इसको हिंदी में बोलूंगा तरबूजा बीज सिद्धांत। मारवाड़ी बोलूंगा मदिरा जानते हो? तरबूज, मदिरा बीज थ्योरी। क्या बोला चोरी? मदिरा। इसका एक और नाम होगा बच्चों, इसको कह सकते हैं रसगुल्ला चाशनी। ये बहुत सारे हैं इसलिए है कि चाशनी मीठी बहुत है। रसगुल्ला चाशनी थ्योरी। क्या बोला छोरी? रसगुल्ला चाशनी क्या बोलती है थ्योरी? सुन लो छोरा और छोरी। देखो मदिरा देखा आपने कभी? और तरबूज देखा क्या है? एक होता है मदिरा तरबूज, और बच्चों एक होता है तुम्बा। तुम्बा कितने लोग जानते हैं? तुम्बा मदिरा होता है, वैसे तुम्बा होता है, बस मदिरे से थोड़ी छोटी साइज का होता है। मदिरा आदमी खाते हैं, तुम्बा बकरियां खाती है, क्योंकि तुम्बा खारा होता है। यू कैन से तुम्बा इतना खारा मदिरा तब देखा ही नहीं कभी। बस मेरे देश की सभ्यता बदल रही। खैर, तो मदिरे को कैसे फोड़ते हैं? ऐसे लेके ऐसे नहीं फोड़ते, कूड़ी हटाते यूं, और फिर उसके ढक्कन लगाते। क्या बात मेरी? ऐसे फोड़ते हैं। ये चौमुक है। तुझे बहुत पहचान है चौमुक। तो जब मदिरा फोड़ेंगे तो इस तरीके से मदिरे की एक आधा हिस्सा नजर आएगा, आया ना? और जब ये मदिरे का हाफ हिस्सा नजर आएगा तब उसमें क्या होगा? यार सारी गिरी नजर आएगी, बीच में सारी क्या होगी? गिरी होगी, आया ना? ऐसे। और बीच बीच में क्या होगा?
कौन से कलर के होते हैं? काले, भूरे या व्हाइट, डिपेंड ऑन मदीना काचा की पाका। अगर मदीना काचा है तो कैसे हो गए? व्हाइट हो गए ना। तो बच्चों ये जैसे मदीने में ये जो गिरी होती है ना, गिरी ये बताती है प्रोटॉन को एक तरीके से, पॉजिटिव भाग को यानी प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करती है। और ये जो बीच बीच में जो इलेक्ट्रॉन है ये बीज के द्वारा निरूपित किए जाते हैं। जो सीड है वो नेगेटिव पार्ट को बताती है यानी इलेक्ट्रॉन को बताती है। ये थ्योरी क्या बोलती है कि जिस प्रकार मदीने में गिरी के बीच बीच में बीज होते हैं, बोले ऐसे ही परमाणु में होता है। परमाणु प्रोटॉन का भरा हुआ रहता है और बीच बीच में इलेक्ट्रॉन डूबे रहते हैं। क्या हकीकत में ऐसा होता है? अरे हकीकत में एटम की स्ट्रक्चर कैसी होती पता ही है ना आपको? प्रोटॉन तो कहाँ रहते हैं? नाभिक में, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों ओर घूमते हैं। तो बताओ क्या इस थ्योरी में दम है? ये बोल रहा है जैसे रसगुल्ला चाशनी थ्योरी में जैसे चाशनी होती ना, चाशनी के बीच बीच में कौन डूबे होते हैं? तो चाशनी तो हो गई प्रोटॉन और रसगुल्ला हो गया। तो बोलो रसगुल्ला खाते हो कि चाशनी? समझ गए? तो इलेक्ट्रॉन खाते हो कि प्रोटॉन? आज समझ में आ गई क्या? इसके यहाँ पर थ्योरी का नाम पता क्या था? इसके यहाँ पर पलम एक मिठाई का नाम था और उसके अंदर बीच बीच में ड्राई फ्रूट की पुडिंग होती थी। पुडिंग मतलब बीच बीच में फिट करके रखना। तो इसने कहा कि जैसे पलम मिठाई में होता है कि बीच बीच में ड्राई फ्रूट्स होते हैं, इसी प्रकार से बोले वाटरमेलन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एटम के अंदर ही होते हैं। बेटा वहां लेने थोड़ी होगा, आजा। समझ में आगे क्या बात? अरे आगे क्या? जैसे मदीने में होता है वैसे एटम में होता है। हकीकत में ऐसा होता बकवास थ्योरी थी इसकी। तो फिर अगर बकवास थी तो इसकी बकवास हम क्यों सुन रहे हैं? सिर्फ इसलिए कि ये पहला मॉडल था बच्चों जिसने एटम की स्ट्रक्चर बताने की शुरुआत करी। इसके बाद में तो बहुत सारे लोग आए, लेकिन शुरुआत करने वाला भी इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए इसको याद किया जाता है। इसकी रद्दी थ्योरी थी लेकिन पहली थ्योरी थी, इसलिए याद करते हैं। पहली थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। बोलो क्लियर है क्या? पहली थ्योरी ये लिख फोटो बना लो, समझ में आता है कि जैसे मदीने के बीच में क्या होता है? बीज। वैसे ही इसकी लाइटिंग प्रॉपर नहीं है। इसके अंदर लाइट आ रही, कौन सी दो लाइट आ रही तरफ? या तो ट्यूबलाइट बंद करनी पड़ेगी। लाइट कौन सी ऑन करके आता है? हाँ तो करनी चाहिए ना, अब तक करी क्यों नहीं? किसको नहीं दिखता? तुम्हें सब दिखता है? नहीं दिखता तो आई स्पेशलिस्ट से मिलिए और अपने चश्मे का नंबर चेक करवाइए। हाँ इसके अंदर दो ट्यूबलाइट है, बंद करनी पड़ेगी। ये बंद करो और ये बंद करो। ये तो है ना ट्यूबलाइट्स, ये बंद करनी पड़ेगी और ये पैनल बंद करना पड़ेगा। इसके अंदर लाइटिंग प्रॉपर नहीं है, कोई दो रोशनी बीच में आ रही है। ये आ रही है यहाँ पर, एक यहाँ पर आ रही, देखो वो है सर, ये तो प्रॉपर है। इसके अंदर वो लगे हुए थे ना, शटर लगे हुए थे, वो इनके शटर लगे हुए तो उतार दी तुमने। ये लगे हुए ना, ऐसे लगाओ। फिर दिया काम करते करते कैसे ये बाकी में लगे हुए, तो ये तो जरूरी है ना, ऐसे लगाओ वापस। हाँ जी बोलो, क्लियर है क्या? लिखना। ये पहली थ्योरी थी, मतलब ये पहली थ्योरी थी और रिजेक्टेड थ्योरी थी, इसलिए इस थ्योरी में कोई दम, तो दमदार थ्योरी की बात करते हैं। अगली थ्योरी लिखो भाई, छोरा थ्योरी। अगली थ्योरी अगली है रदरफोर्ड थ्योरी। क्या बोला? थ्योरी रदरफोर्ड थ्योरी। रदरफोर्ड ने इसकी तरह तुक्का नहीं मारा। एक्चुअली जे थॉमसन ने क्या सोचा, मैंने इलेक्ट्रॉन की खोज कर दी तो मैं सब कुछ कहूंगा वही दुनिया मान लेगी। नहीं बच्चों, जीवन में तुक्का मारोगे हमेशा नेगेटिव मार्किंग होगी। जे थॉमसन ने कोई मतीरा वास्तव में एटम को फोड़ के नहीं देखा था मतीरे की तरह, ऐसे तुक्का साथ दिया।
तो ऐसे तुक्के काम नहीं चलेंगे। तो थॉमसन मॉडल से ये साबित होता है कि अगर आपको किसी चीज का नॉलेज नहीं है तो गप नहीं मारनी चाहिए। यस की नो? साइंस में जितनी भी चीजें डिस्कवर हुई हैं वो आज तक हमेशा पहले प्रयोग हुआ है और उससे जो निष्कर्ष निकला है उसके आधार पर डिस्कवर हुई है। इसके प्रयोग का नाम था अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। लेकिन रदरफोर्ड ने अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया। अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग किया और उसके आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। उसके आधार पर अपना मॉडल प्रस्तुत किया। इसने अपने प्रयोग में अगला लिखना, इसने अपने प्रयोग में मैं सोने की पत्ती से झिल्ली पर, इसने अपने प्रयोग में सोने की पत्ती से झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी की। सोने की पत्ती से झिल्ली पर अल्फा कणों की बमबारी की और ये देखा कि उनका प्रकीर्णन होता है या नहीं, और ये देखा कि उनका प्रकीर्णन होता है या नहीं। उनका प्रकीर्णन होता है या बच्चों, यहां पर दो नई बातें आई। एक तो क्या, यहां दो शब्द है, अल्फा कण प्रकीर्णन प्रयोग। मेरी बात सुनो बच्चों, जब भी जिंदगी में कुछ नया हो उसको सिरे से सीख लिया करो, कुछ दिनों बाद में नया आना बंद हो जाएगा और आपके कंसेप्ट बनना स्टार्ट हो जाएंगे। दो शब्द है, एक तो अल्फा कण और एक, तो पहले अल्फा कण को समझते हैं बच्चों। किसको समझते हैं? अल्फा कण एक जैसे इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है, पॉजिट्रॉन होता है, मेसॉन पार्टिकल, ऐसे एक पार्टिकल होता है। उस पार्टिकल के बायोडाटा, मैंने क्या कहा था, कोई पार्टिकल है तो उसका मास भी होगा, अगर वो आवेशित कर रहा है तो उसका आवेश भी होगा। तो अल्फा कण के बायोडाटा याद करने का एक जरिया बता रहा हूं। अल्फा कण कैसे याद रखोगे? हीलियम परमाणु लो बच्चों, 2He4, ये हीलियम एटम है। ये क्या है? हीलियम परमाणु। क्या है? इसमें कितने प्रोटॉन है, कितने न्यूट्रॉन है, कितने इलेक्ट्रॉन है? ये तो प्रोटॉन की संख्या होती है, बताया ना आपको, दो तो, और ये न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन 4 है, इसका तो 2 ही न्यूट्रॉन है। अरे टोटल 4 है ना? बताया था ना आपको एलिमेंट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्स ए, नहीं बताया? तो ये सुन लो, एक्स जेड ए, ये तो पता था प्रोटॉन की संख्या को, और ये पता था प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को। अगर टोटल 4 है, प्रोटॉन 2 है, तो बताओ न्यूट्रॉन कितने हुए? 2 हुए कि नहीं हुए? और अगर न्यूट्रल एटम है तो न्यूट्रल एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो हीलियम एटम का मतलब ये है, अपने पास 2 प्रोटॉन, 2 न्यूट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, हाँ या ना? ये अल्फा कण के तुल्य नहीं है। हीलियम जो परमाणु है वो अल्फा कण नहीं है। तो इसमें से दोनों इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकाल दूं तो जो पीछे एंटिटी बचेगी वो अल्फा कण के तुल्य है, वो अल्फा कण नहीं है, अल्फा कण के समतुल्य है। उसके बायोडाटा याद करने के काम ले सकते हो। तो अगर ये हीलियम परमाणु बच्चों, इसमें से मैं दोनों इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दूं तो मेरे पास क्या बनेगा? हीलियम +2 आयन। अरे आया ना? या इलेक्ट्रॉन निकाल दूं तो पीछे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही बचे। अरे 2 ही इलेक्ट्रॉन थे, दोनों निकाल दिए, तो पीछे हीलियम नाभिक ही तो बची। तो हीलियम +2 आयन कहूं या हीलियम नाभिक कहूं, एक ही बात है, हाँ या ना? हीलियम +2 आयन कहूं या हीलियम नाभिक कहूं, एक ही बात है, बोलो। अब सुनो, अब यही अल्फा कण के तुल्य, मतलब इसको अल्फा कण के बायोडाटा याद करने के काम कर ले सकते हो। ये अल्फा कण के समान है। तो बताओ अल्फा कण कैसे याद रखोगे? अल्फा कण मतलब हीलियम की नाभिक या हीलियम +2 आयन। तो बताओ, अब
अल्फा कण का जो आवेश है वो हो गया +2e। प्रोटॉन का आवेश कितना होता है? अरे प्रोटॉन का आवेश e होता है ना, e इलेक्ट्रॉन पे होता -e, प्रोटॉन पे होता +e। तो बोलो ये +2e है, इसका मतलब ये हुआ कि ये हो गया प्रोटॉन के आवेश का डबल हो गया। अल्फा कण का जो आवेश है प्रोटॉन के आवेश का डबल हो गया। बताओ एक प्रोटॉन का द्रव्यमान कितना होता है? 1 AMU, और एक न्यूट्रॉन का द्रव्यमान भी 1 AMU होता है। ध्यान रखना, प्रोटॉन बराबर लगभग बराबर न्यूट्रॉन का द्रव्यमान जो होता है 1 AMU बोलते हैं इसको। और AMU की वैल्यू कितनी होती है? 1.67 × 10⁻27 किलोग्राम। तो टोटल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला के कितने हैं? 4 हुआ ना। तो अल्फा कण का द्रव्यमान कितना हुआ? 4 AMU, यानी प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना। ये बायोडाटा जो काम की बात है। क्या समझना है इससे? कि हीलियम परमाणु में से दोनों इलेक्ट्रॉन मुचका के बाहर निकाल दो, तो पीछे जो आइटम बचेगा वो अल्फा पार्टिकल है। ठीक है, यानी उसका द्रव्यमान कितना हुआ अल्फा पार्टिकल का? प्रोटॉन का 4 गुना, और आवेश कितना हुआ? 2 गुना। ये बायोडाटा ध्यान रखना। बोलो क्लियर है? अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है कि नेगेटिव? पॉजिटिव पार्टिकल है। प्रोटॉन का दुगना आवेश है और प्रोटॉन का 4 गुना द्रव्यमान है। समझ गए क्या? ये अल्फा कण का बायोडाटा बेटा जल्दी से नोट डाउन कर लीजिए बोर्ड में जो लिखा हुआ है। ओके? अरे ओके कि नॉट ओके? बच्चों सैटरडे की और संडे की आपकी छुट्टी रहेगी, क्योंकि सैटरडे को कई सारे बच्चों ने नीट का फॉर्म भर रखा है, तो एग्जाम देने के लिए भी जाएगा। आप में से किसी ने भरा नीट का फॉर्म? कितने बच्चों ने भरा हुआ है? हाँ, तो आप लोग सेंटर जयपुर ही है? इसका सेंटर जयपुर से बाहर है? कहाँ है? अजमेर? तेरा दौसा भी नहीं डरता? इस बार तो खेतों में आया सेंटर। सही है। हमारे सीधे में कई ऐसे स्कूल हैं जिनके अंदर मतलब गांव खेत में स्कूल है, तो उसका एड्रेस यूँ लिखा है कि कृषि फार्म हाउस, चौधरी कृषि फार्म हाउस फतेहपुर। ऐसे खेतों में खेल होंगे इस बार नहीं। और बताओ किसी का बार आया जयपुर से बाहर? हाँ, तो कोई नहीं, आप शुक्रवार को क्लास के बाद में, कल ये लो शुक्रवार वाह सर वाह। तो हैं कौन लाके नहीं है? लाके नहीं आता तो पता ही चल जाता ना बाहर पूरी क्या। तो आज क्लास लेने के बाद में आप एक जिसका भी नीट का सेंटर है वो जा सकता है एग्जाम देने के लिए, और मंडे को उसी टाइम पर आपकी क्लास लगेगी। ठीक है ना? संडे को क्लास लेके जहाँ कहीं भी आप पाए जाते हैं वापस आ जाएंगे। मंडे को एज इट इज विधिवत क्लास लगेगी। सैटरडे और संडे को तो खैर नहीं थी, इस संडे को माइनर नहीं था ना, अगले संडे को माइनर है, तो सैटरडे को आपकी छुट्टी रहेगी नीट प्रिपरेशन के हिसाब से कि एक दिन नीट की तैयारी करके पूरी तैयारी करके दिखाओ ना। तैयारी का मतलब किताबों में तो बता तुम क्या तैयारी करोगे, वो मतलब कपड़े वपड़े पहन के नहा धो के सेंटर में चल देख के वो वाली तैयारी। ठीक है? अरे ठीक है बच्चों, चलिए ओके रेडी? लिख लिया क्या? तब अल्फा पार्टिकल को जान गए क्या? बोलो रास्ते में कोई भी पार्टिकल मिल जाए जिसका आवेश प्रोटॉन का दुगना हो, द्रव्यमान प्रोटॉन का 4 गुना हो, तो पहचान जाओगे क्या? कौन होगा वो? अल्फा पार्टिकल किसके तुल्य होता है? हीलियम परमाणु में से
इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो ही इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो पीछे हीलियम की नाभिक बची कि नहीं बची? हीलियम नाभिक कहूं या हीलियम +2 आयन कहूं, ये अल्फा पार्टिकल के तुल्य है। बोलो क्लियर है? अगला बच्चों, अगला शब्द, अल्फा शब्द से परिचय हो गया? अरे परिचय हो गया, जानकारी होगी। अगला तुम्हारे पास आता प्रकीर्णन। शब्द कौन था? अल्फा कण का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन क्या होता समझो, सुनो। ये कोई भी पार्टिकल अगर जा रहा है, चाहे अल्फा हो चाहे प्रोटॉन हो, कोई पार्टिकल अगर जा रहा है, रास्ते में कोई अवरोध आ गया, आधा हरा आधा व्हाइट, कोई अवरोध आ गया, इस अवरोध से कण टकराया, टकराने के बाद दो हादसे हो सकते हैं। या तो ये कण सीधा ऐसे गुजर गया कि जैसे उसकी जिंदगी में कोई टकराया भी ना हो, या फिर इसके टकराने से मुड़ जाए। अगर मुड़ गया तो मानो प्रकीर्णन हो गया, और अगर सीधा गुजर गया तो मानो प्रकीर्णन नहीं हुआ। तो प्रकीर्णन क्या हुआ? किसी कण का माध्यम के किसी अवरोध से टकराना और अपने पथ को विचलित कर लेना, क्या कहलाता है? आपकी जिंदगी में कोई मिली, मतलब कोई भी वस्तु मिली रास्ते में, और आपकी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ा, आप यूं ही अपने कर्तव्य पथ पर चलते रहे, तो मानो आपका प्रकीर्णन नहीं हुआ। और कोई चीज मिली, आइसक्रीम की दुकान मान लो, तो वैसे अजीब सोचते हो, मिली, आप उसे टकराए, तो मिल भी गई, टकरा भी गई, टकराए, और टकराने के बाद अपना कर्तव्य पथ भूलकर आप कहीं और मुड़ गए, मानो आप मंजिल पर नहीं पहुंचोगे। आपका क्या हो गया? प्रकीर्णन शब्द से जानकारी होगी क्या? कि कोई, मैं तो रास्ते से जा रहा था, कोई वस्तु मिली, वस्तु कह रहा हूं, कोई वस्तु मिली, मैं उसे टकराया और नहीं मुड़ा, उसी कर्तव्य पथ पर आगे बढ़ता रहा, तो बोलो मेरा क्या नहीं हुआ? और दूसरा कोई टकराया और मुड़ गया, तो बोलो वो अपने कर्तव्य पथ से विमुख हो गया, तो बोलो मानो उसका क्या हो गया? याद रहेगा प्रकीर्णन क्या होता है? किसी कण का अपने पथ से माध्यम से टकरा के क्या हो जाना है? सूर्य की किरणें आती है जिसमें सारे अल्फा बीटा गामा, जिसके अंदर सारे वो विकिरण होते हैं, कॉस्मिक रेज, कैथोड रेज, भूरा रंग, लाल रंग। धरती पर आते हैं तो धरती पर ये जो अपना सौभ मंडल है, सौभ मंडल में अलग अलग छोटे छोटे धूल के कण होते हैं, उनसे टकरा के अलग अलग प्रकाश बिखर जाता है, नीला रंग बिखर जाता है, इसलिए आसमान नीला दिखाई देता है। अरे बोलो, प्रकीर्णन के कारण क्या क्या कांड होता है? पहले प्रकीर्णन समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो, समझे कि नहीं समझे? इसका प्रकीर्णन हुआ, इसका तो लिखो ना, हुआ। इसका प्रकीर्णन नहीं हुआ, और इसका प्रकीर्णन बच्चों हो गया। तब आपको प्रकीर्णित होना कि नहीं होना है? अगली 1 साल तक बिना प्रकीर्णित हुए कर्तव्य पथ पर लगातार आगे बढ़ते हुए जाना है। आप में से कितने बच्चे हैं जो स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं? मतलब जिनके पास वो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम वाला फोन है? बहुत जल्द तुम्हारी ये खुशी काफिर होने वाली, काफिर मतलब खत्म होने वाली है। सब ये खुशियां छीन ली जाएगी, लेकिन ये छीने उससे पहले आप समर्थन के पेज पे जाइएगा और वहाँ एक वीडियो अपलोड हुआ है तो सेमिनार का, आपकी जिंदगी से भी इम्पोर्टेंट है, से भी संबंधित है, तो उसको जरूर से पढ़ लीजिएगा। मतलब वो यही तो बात है। समर्पण का पेज होगा ना, समर्पण का पेज समर्पण का फेसबुक पे समर्पण के लिए इंस्टीट्यूट जयपुर सर्च करोगे तो आ जाएगा, कोई बात नहीं। तो 2-4 दिन देख लो, फिर उसके बाद में नीट के एग्जाम के बाद में तुम्हारी सभी सुविधाएं कट ऑफ कर दी जाएगी, ठीक है। चलिए, तो बोलो प्रकीर्णन से क्लियर हो गया। अब सुनो, प्रकीर्णन के लिए कांड क्या होता है? बच्चों, कोई तरंग आ रही है, तरंग के साथ भी ऐसे होता है, कोई भी लैम्डा की तरंग आ रही है, अगर किसी तरंग का लैम्डा जानते हो ना, एक तरंग की लंबाई, इसको लैम्डा बोलते हैं बच्चों। ये
इतनी दूरी को क्या बोलते हैं? तरंग दैर्घ्य, लैम्डा। अगर किसी तरंग का लैम्डा माध्यम में जिससे आप टकरा रहे हो ना, अवरोध, उसका जो व्यास है d उसके समतुल्य है, तो प्रकीर्णन होता नहीं, जो नहीं होता। प्रकीर्णन का कंसेप्ट क्या है कि कोई तरंग गुजर रही है हिचकोले खाती हुई, उस तरंग का क्या होगा? अपना एक लैम्डा, और माध्यम में जिस वस्तु से टकरा रही है उसका क्या होगा? एक व्यास। अगर तरंग की लंबाई और टकराने वाले माध्यम के कण का व्यास समतुल्य है तो उस तरंग का क्या हो जाएगा? प्रकीर्णन। अदरवाइज प्रकीर्णन नहीं होगा। अब सुनना मेरी बात, सुनना बच्चों, इस लॉजिक को देखा बच्चों। ये है सूर्य, सूरज, ये धरती, और ये आसमान के धूल के छोटे छोटे कण। सूरज से आ रही ये सारी विकिरण, इसमें सारी है क्या? तो इसमें सारी है वो कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, बताइए ना लिस्ट, सब की सब है इसमें, सारे आइटम है। अब बच्चों ये जो धूल के कण होते हैं ना आसमान में, इनका जो डायमीटर है ना, व्यास, वो ब्लू कलर की लाइट के लैम्डा के तुल्य होते हैं। तो बोलो जब लाइट यहां से सूर्य की गुजरेगी तो केवल किसका प्रकीर्णन होगा? ब्लू कलर का ही। बाकी लाइटें सीधी अपने पास आ जाएगी और ब्लू कलर यहीं भी करते रह जाएगा, हाँ या ना? इसी वजह से आसमान हमें ब्लू दिखाई देता है। सुना होगा, छोटी क्लास में पढ़ा होगा कि आसमान का रंग नीला प्रकीर्णन के कारण दिखता है। सुना है कि नहीं सुना है? तो प्रकीर्णन का मतलब ये होगा। आई बात समझे? अरे आई कि नहीं? आपने इंद्रधनुष बनना सुना है? इंद्रधनुष में क्या होता है? यही तो होता है कि जैसे प्रिज्म से होता है कि एक प्रिज्म है, यहाँ लाइट आ रही है बच्चों, इस लाइट के अंदर एक खास बात है, ये प्रकीर्णन समझ गए? आसमान का नीला रंग होना समझ गए? आसमान में नीला रंग क्यों बिखरता है? क्योंकि प्रकीर्णन का लॉजिक क्या है कि जो माध्यम के कण है उनका जो व्यास है जिस लाइट की लैम्डा के बराबर होगा वही तो लाइट बिखरेगी। अब आसमान में जो धूल के कण है उनका जो साइज है वो लैम्डा ब्लू कलर के समान है, तो उसमें मेरी गलती थोड़ी है। अगर वो रेड कलर के समान होते तो कौन सा कलर बिखर जाता? तो जो धूल के कण है उनका जो आकार है बच्चों, वो कौन सी लाइट के बराबर पाया जाता है? ब्लू कलर के, ब्लू कलर आसमान में बिखर जाता है, इसलिए हमें आसमान नीला। बच्चों अगर हम ये हमारे सौर मंडल में होता, केवल जानते हो ना, सौर मंडल, संताप मंडल, जानते हो कि जानते हो बच्चों? इससे ऊपर चले जाए, जैसे जो तुम्हारी चिलगाड़ी है वो इसके ऊपर ही उड़ती है, क्योंकि इसमें वायुमंडलीय परिवर्तन सब इसी होते हैं। चिलगाड़ी यहाँ उड़ती है संताप मंडल, तो जब जहाज टेक ऑफ करता है और इसको चीरते हुए इसके ऊपर उड़ता है, बादलों वगैरह से ऊपर यहाँ उड़ता है। अब हवाई जहाज में बैठ के अगर आप ऊपर देखोगे तो आपको आसमान नीला दिखाई नहीं देगा, क्योंकि ऊपर धूल है ही नहीं, ऊपर एकदम काला और ऐसा दिखता है जिसका कोई रूप नहीं हो, है ना? एकदम साफ आसमान दिखाई देता है, कुछ भी नहीं दिखाई देता, ऐसा लगता है कि सब कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है, एकदम होलो दिखाई देता है। समझ रहे हो? क्योंकि प्रकीर्णन किससे होता है? धूल के। ऐसा नहीं है कि आसमान में आप किसी भी हाइट तक उड़ते रहो और आपको नीला कलर दिखाई देगा ना, ये नीला कलर सिर्फ सौर मंडल में उपस्थित धूल के कणों के कारण, ब्लू कलर के बिखराव के कारण होता है। इज इट क्लियर? समझ गए प्रकीर्णन को? तो लिख लो, प्रकीर्णन के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। ये पहले कंडीशन लिखो, लिखना प्रकीर्णन के लिए, या यूं लिखो, प्रकीर्णन उस प्रकाश का होता है, ए तीनों भाइयों हंसपाते मत करो, प्रकीर्णन उस प्रकाश का होता है। प्रकीर्णन किसका होता है? प्रकीर्णन उस प्रकाश का होता है जिसका तरंग दैर्घ्य माध्यम के अवरोध के व्यास के समतुल्य हो। माध्यम के अवरोध के व्यास, डायमीटर, व्यास के समतुल्य हो। बोलो बच्चों, क्लियर है क्या? आवाज नहीं आई? क्लियर है क्या? तो आज के बाद तुमसे कोई पूछे कि आसमान नीला क्यों होता है, क्या बोलोगे? ऐसे बोलना हमारी गलती थोड़ी है कि आसमान में धूल के कणों की साइज ब्लू कलर के लैम्डा के समतुल्य होती है। इसमें हम क्या कर सकते हैं? बोलो यस कि नो? ये तो धूल में
का जो व्यास है वो किसके लैम्डा के बराबर होता है? लिख लीजिएगा। लेकिन अपरकिरण के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। लेकिन अपरकिरण के कारण ही आसमान का रंग नीला दिखाई देता है। यही है प्रकीर्णन की लीला, आसमान का रंग दिखाई देता नीला। ठीक है। अब पता है वो इंद्रधनुष के सातों रंग वाला क्या लॉजिक है? आपको पता है प्रिज्म से जब लाइट को गुजारते हैं तो क्या होता है, वो भी बताता हूँ, हिंट देता हूँ थोड़ा सा, फिर हम रबर बोर्ड प्रयोग पे आते हैं वापस। ले लिया फोटो बनानी? अरे छोटू जल्दी से बना ले फोटो, टाइम मत कर खोटू, टाइम मत कर खोटी, क्योंकि घर जाके खानी है रोटी और अगले दिन सुबह करनी है मोटी। अगले दिन घर जाके करनी है, प्रॉब्लम दूर छोटी छोटी। क्या बोलता है कि ऊट पटांग किंग बोलता है मैं नौकी। ठीक है क्या बच्चों? ये जो सातों रंग है, 7 रंग है ये, जिनको मिला के आप बोलते हैं विज्ञान। विज्ञान जोड़ी जी का ग बनता है, विज्ञान। क्या बोलते हैं इसमें? ये कौन सा है? हिंदी में इसको बोलते हैं, हिंदी में इसको बोलते हैं पैनी आपिनाला, पैनी आपिनाला। क्या बोलते हैं इसको? पैनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल। अरे बोलो, अरे बोल के बताओ। वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब मिलके क्या होते हैं? व्हाइट, धोला धोला, व्हाइट, धोला धट, जानते हो धोला धट? एक्चुअली हमारे क्या मारवाड़ में ना शब्द को मतलब वजन लगाने उसके साथ में ना हमेशा प्रत्यय उपसर्ग लगा देते हैं। जैसे काला, काला अपने आप में शब्द है, लेकिन हमारे बोलते हैं काला कुट, कुट बोलते ही मतलब उसके अंदर जो जो रंग की तीव्रता है वो बताती है। जब पीला होता पीला, पीला रुड़क, लाल चट, भूरो भट्ट, ये शब्दों की गलिंगा को बढ़ाने वाले शब्द है। बात समझ आई नहीं? अरे बोलो। तो ये जो सातों रंग है, ये तो रंग है, फिर मिलके वाइट कैसे हो जाते हैं? क्योंकि यहाँ पता क्या कहानी है, इस कहानी से आप सीख सकते हो क्या कि इन सारे रंगों में हर रंग का एक दुश्मन रंग है, उसको बोलते हैं पूरक रंग। क्या है? पूरक रंग। हर रंग को बर्बाद करने के लिए इसके साथ में दूसरा आइटम है। समझ रहे हो? अरे आया ना? जैसे बताता हूं आपको, ग्रीन और रेड एक दूसरे के पूरक है। यानी ग्रीन कलर की कोई चीज है, उसमें रेड मिला दो, दोनों एक दूसरे को बर्बाद होकर वाइट हो जाएंगे। ये इसका दुश्मन और ये इसका दुश्मन। करके दिखाओ, हर चीज करके नहीं दिखा सकते, नहीं दिखा सकते, कुछ मजबूरी होती है, कुछ बातें होती है। आप कहो, मैं कहूँ कि बच्चों तुम्हारे पिताजी का नाम बताओ, आप नाम बोलोगे फलान सिंह। मैंने कहा माता जी का नाम बताओ, फलान सिंह। मैं कहूँ पिताजी का नाम बताओ, फलान सिंह। मैं कहूँ साबित करके दिखाओ। हर बात थोड़ी ना साबित करने को समझते हैं, वास्तव में होता है, इसमें कोई मजाक नहीं है। ग्रीन प्लस रेड में कभी भी ग्रीन कलर लेना, उसमें रेड कलर मिक्स करना, खत्म हो जाएगा। ये तो बोर्ड है, इलेक्ट्रॉनिक कलर है। आप रियल में पता नहीं कि मैं ट्राई नहीं किया, मान लो होगी तो बात। ये थ्योरी एकदम सही है, हो या नहीं मुझे क्या पता, करके देख लेना घर पे। ग्रीन प्लस रेड मिलके क्या होता है? व्हाइट। क्या होता है? और आप एक एक आगे बढ़ाते रहो बच्चों। ब्लू और ऑरेंज मिलके व्हाइट, एक दूसरे के दुश्मन। इंडिगो और येलो मिलके व्हाइट। और जो वॉयलेट है इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर होता है ग्रे, धूसर। तो इन सब का कलर वैसे ही व्हाइट है, तो व्हाइट कलर इसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर।
मतलब क्या हुआ कि ग्रीन प्लस रेड मिल के व्हाइट, ब्लू प्लस ऑरेंज मिल के व्हाइट, इंडिगो प्लस येलो मिल के व्हाइट। इसलिए सारे मिल के एक साथ। अगर बच्चों इसमें से मैं अगर लाल रंग को खा जाऊं तो ग्रीन दिखेगा, क्योंकि लाल किसको बर्बाद करता है और ग्रीन किसको बर्बाद करता है। तो अगर मैं ग्रीन को खा जाऊं तो लाल दिखाई देगा। बात समझ में आई कि नहीं? अरे बोलो। तो सातों अलग अलग रंग है, लेकिन ये हर कोई किसी का दुश्मन है। जब इस लाइट को हम प्रिज्म से गुजारते हैं बच्चों, प्रिज्म से, तो प्रिज्म क्या करता है, इनका परिकिरण कर देता है। और परिकिरण कोण अलग अलग लैम्डा का अलग अलग होता है। तो जब प्रिज्म से इसको गुजारते हैं, यहां पर व्हाइट कलर की लाइट आती है, सबका लैम्डा अलग अलग है, इसलिए सबका परिकिरण कोण अलग अलग हो जाता है और सातों रंग बिखर जाते हैं। इसको बोलते हैं प्रिज्म द्वारा विवर्तन। पढ़ोगे आप फिजिक्स में, वो इसी वजह से, वो भी परिकिरण का ही सीन है। बात समझ में आई कि नहीं? सब रंग का परिकिरण अलग अलग होता है, क्योंकि परिकिरण कोण अलग अलग लैम्डा का अलग अलग होता है। बात समझ में? परिकिरण शब्द से परिचय हो गया क्या? ये बताओ। कब से हो गया क्या तुम्हारा? क्या परिचय? परिचय। अब आ जाओ रदरफोर्ड प्रयोग पर। रदरफोर्ड ने क्या किया बच्चों? रदरफोर्ड ने क्या किया, अल्फा कण का स्रोत लिया और सोने की पतली सी झिल्ली ली और उसमें अल्फा पार्टिकल की दनादन बम्बार्डिंग करी। क्या करी? बम्बार्डिंग। जानते हो, एक आदमी खड़ा है, उसके आपने एक रेप्टा मारा, ये तो थप्पड़ मारने वाला, और एक आदमी खड़ा है और आंख छू ऐसे थप्पड़ में थप्पड़ उसको क्या कहते हैं? लपड़ की बम्बार्डिंग। थप्पड़ और लपड़ में यही फर्क है। अगर आप प्लान करके कान पकड़ के प्यार से चट्टू सरकाते हैं, दैट इज कॉल्ड थप्पड़। और आंख बीच को सरकाते पड़ते हैं और डूब के समर्पित होके तुम अगर थप्पड़ मारो ना, तो उसको क्या कहते हैं? लपड़ कहते हैं। व्हेन थप्पड़ इज अप्लाइड विद समर्पण, देन इट इज कॉल्ड एज लपड़। समझ गए? समझ गए? तो अल्फा पार्टिकल दनादन, एक एयर न्यूज़ पर दूसरे वाला दनादन, इसको बोलते हैं अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग। आएंगे कहां से अल्फा पार्टिकल? सब्जी मंडी में मिलते नहीं है। आओ, इसके प्रयोग का क्या सेटअप था? पहले अल्फा कण परिकिरण में प्रयोग का आपको सेटअप समझाता हूं। मुझे हुआ क्या, अल्फा बीटा गामा रेडियो एक्टिव पदार्थ से निकलते बच्चों। जो रेडियो एक्टिव नाभिक है ना, जो अस्थायी होती है, वो अपने अंदर से अल्फा बीटा और गामा विकिरण निकालते रहते हैं। रेडियो एक्टिविटी में समझोगे आप, कोई अल्फा निकालता है, कोई बीटा निकालता है और कोई गामा निकालता है। अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थ। ये क्या है? रेडियो एक्टिव पदार्थ भूत मेरे साथ प्रेत आत्मा है, प्रेत आत्मा साथ जाती है। रेडियो एक्टिव पदार्थ, अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थ, अलग अलग अल्फा पार्टिकल, कोई अल्फा निकालता, कोई बीटा निकालता, कोई अल्फा बीटा निकालता, कोई गामा बीटा निकालता, अलग अलग निकालते हैं। ऐसा ही है रेडियो एक्टिव पदार्थ है बच्चों, पोलोनियम। पोलोनियम जानते हो, एक तत्व होता है ऑक्सीजन फैमिली में, ओल्ड स्टाइल से टीपो, पो नीचे वाला, वही पोलोनियम। ओल्ड स्टाइल से टीपो, ऑक्सीजन फैमिली में जो नीचे होता है, वो एक रेडियो एक्टिव पदार्थ है और वो अल्फा पार्टिकल एमिट करता है। क्या एमिट करता है? अल्फा पार्टिकल। तो अगर मेरे को अल्फा पार्टिकल चाहिए तो मुझे क्या ले लेना चाहिए? समझ में आ गई बात? मारते रहो फटाफट, ये छोटी बातें सीखते चलो कि भाई कोई भी रेडियो एक्टिव पदार्थ है, उसके अंदर से अलग अलग आइटम बाहर निकलते हैं। अल्फा बीटा गामा। पोलोनियम से क्या निकलता है? बता दे रामा। अल्फा। तो अगर अल्फा कण का स्रोत चाहिए तो क्या चाहिए अपने को? पोलोनियम चाहिए बच्चों। अलग अलग रेडियो एक्टिव पदार्थ अलग अलग विकिरणों का उत्सर्जन करता है और पोलोनियम अल्फा पार्टिकल का उत्सर्जन करता है। अच्छा लगा सुन के, क्योंकि हमें अल्फा पार्टिकल चाहिए तो क्या लाना पड़ेगा? बाजार से खरीद के पोलोनियम निकालना पड़ेगा। अच्छा, हेलो, अगर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, हेलो, रेडियो एक्टिव पदार्थ का गुण होता है और यह एक अदिश घटना है। रेडियो एक्टिविटी की कोई दिशा नहीं होती। अगर ये पोलोनियम है तो ये अल्फा पार्टिकल
पार्टिकल इधर भी निकालेगा, इधर भी निकालेगा, इधर भी, इधर भी। इसके लिए एक शब्द होता है चौ दिशा में। किसमें? मान लीजिए ये पोलेनियम है, तो इतकू 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 इतकू, समझ गए? बोले तो किधर निकलेगा इलेक्ट्रॉन? बोला भाई कच्चा। भरपूर का कौन कौन पसंद? भरपूर 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 बोल कक्षा है। अबे और कौन है? हाँ खड़ा। ये क्या है? अच्छा ये कक्षा नहीं है, कक्षा तो यहाँ होता है, ये कक्षा है। क्या है? हाँ तुम ये बोलते कक्षा, कक्षा नहीं है ये, आधा कक्षा कक्षा क्या बोलो कक्षा कक्षा पूरा कह दिए बाबड़े, तू तो ये बोल रहा कक्षा, आधा क्या है बोल के बता? है कक्षा, कक्षा पहले क्या बोलती? कक्षा। कक्षा में कितने छात्र हैं? कक्षा में नहीं है, कक्षा में कोई छात्र नहीं होता, कक्षा में होता है। बात सुन रही? तो भाई सुन लो भाई, कक्षा यस क्लास। रेडियो एक्टिविटी कैसी करता है? अरे तू क्या दोनों भी पढ़े कैसे बोलते? खड़ा दोनों का बोल बता है, सीख के बैठे। कक्षा नहीं कक्षा, कक्षाधारियों रेडियो एक्टिविटी कैसी करता है? अरे कैसी है? अदिश राशि है, मतलब अल्फा पार्टिकल किसी एक दिशा में निकलेगा, चौ दिशा में। ठीक है साहब, अब सुनो, अब रदरफोर्ड साहब ने क्या किया? एक पीबी बॉक्स लिया, पीबी पीबी बोल रहा हूं, पीबी नहीं, पीबी बॉक्स। पीबी जानते हो? शीशा, लेड का बॉक्स, और उसमें छेद किया। मैं भी कर देता हूं। क्या कर दिया? सुरंग बना दी। ठीक साहब, और इसके भीतर रख दिया पोलेनियम, ये पर्पल कलर का चमकीला। क्या रख दिया? पोलेनियम कैसा पदार्थ है? और ये अपने अंदर से क्या निकालेगा? किधर निकालेगा? इधर इधर। इसकी वापस क्यों आता? हर दिशा में अल्फा पार्टिकल निकलेगा क्या? लेकिन बच्चों ये जो है ना अल्फा पार्टिकल किससे टकरा रहे हैं? चारों तरफ लेड है, लेड से टकराएंगे। शीशे की एक खास बात होती है बच्चों लेड की, इसके ऊपर कोई भी हाई एनर्जी पार्टिकल टकराता है वो उसको ढका खा जाता है, अवशोषित कर लेते हैं। जैसे ये शीशा है और उसमें मैंने अल्फा पार्टिकल मारा तो बाहर नहीं आएगा, उसको खा ही जाएगा। लेड की खास बात होती है कि वो हाई एनर्जी पार्टिकल को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है। तो बताओ ये तीन डायरेक्शन में अवशोषित हो गए कि नहीं हो गए? सिर्फ कौन सा अल्फा पार्टिकल बाहर निकलेगा? ये वाला आया ना, या थोड़ा एक पंखा वाला भी निकल जाएगा ऐसे, जो इनमें टच नहीं होगा वो अल्फा पार्टिकल बाहर निकल जाएगा। आया ना? मैं पता बच्चों क्या देखना चाहता हूँ कि अल्फा पार्टिकल सोने की झिल्ली से टकराया और प्रकीर्णन हुआ कि नहीं हुआ, मुड़ा कि नहीं मुड़ा। देखो तो मैं देखना चाहता हूँ कि सोने की झिल्ली से टकरा के मुड़ा कि नहीं मुड़ा, ये देखना चाहता हूँ। टकराने के बाद मुड़ा कि नहीं मुड़ा देखना चाहता हूँ। तो टकराने से पहले तो सीधा होना चाहिए। मैं टकराने के बाद मुड़ा कि नहीं मुड़ा देखना चाहता हूँ, तो टकराने से पहले तो सीधा होना चाहिए। पता चला पहले जन्म जाति मुड़ा हुआ आ रहा है तो ससुरा क्या पता टकरा के मुड़ा है कि पहले ही मुड़ा हुआ है। अरे बोलो, इसलिए मैं जुबान दे रहा हूँ, मैंने ये आंखें टेढ़े अल्फा पार्टिकल रोकने, मेरे को सिर्फ यही अल्फा पार्टिकल चाहिए सीधे जाने वाले, तो ये बाकी वाले भी रोकने पड़ेंगे। इधर तो मैंने तिरछे वाले रोक दिए, इससे थोड़ी दूरी पर मैंने क्या किया, एक और पीली प्लेट ले ली। किसकी प्लेट ले ली? पीली की लेड। इसमें बहुत छोटा सा छिद्र है, जिसमें जो एकदम सीधा पार्टिकल आएगा वो बाहर निकल जाएगा, और जो तिरछे आएंगे वो किससे टकराएंगे? अरे किससे टकराएंगे?
और पीवी प्लेट क्या करेगी इनको? तो बच्चों ये पीवी बॉक्स और पीवी प्लेट दोनों से गुजरने के बाद मेरे को कैसे अल्फा पार्टिकल मिलेंगे? एकदम सीधी दिशा में गति करते हुए अल्फा पार्टिकल मिलेंगे जो बहुत हाई स्पीड से गति करते हैं। हाँ या ना? अब इसके सामने मैंने यह लगा दी सोने की झिल्ली। कौन की झिल्ली? सोने का कलर कैसा होता है? तो मैंने सोने की झिल्ली ली। किसकी झिल्ली? बहुत पतली 0.001 मिलीमीटर मोटी कहूँगा पतली ठीक AU झिल्ली बहुत छोटी थी। आपकी कॉपी का एक सिंगल पन्ना है ना, उसको भी चीर के 7-8 फाड़ कर दो। इतनी पतली सोने की झिल्ली ली और इस पे पार्टिकल की बमबार्डिंग कर रहा हूँ। बमबार्डिंग के बाद में क्या कांड हुआ ये देखने के लिए मैंने एक पर्दा ले लिया, पीछे एक स्क्रीन। क्या ले लिया? पर्दा। इस पर्दे की दो खास बात थी। एक तो इस पर सारे एंगल मेंशन थे। ये 0 डिग्री, 10 डिग्री, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 90, 95 जैसे अपना चलना नहीं होता, जैसे बच्चों में कौन बनाते थे। और एक इसकी खास बात ये थी कि इसके अंदर जिंक सल्फाइड की पुताई थी। जिंक सल्फाइड की खास बात ये होती है कि उसमें कोई भी हाई एनर्जी पार्टिकल अगर टकराता है तो वहां पर प्रतिनिधि चांदना उत्पन्न होता है। तो ये मेरे पास पर्दा है जिंक सल्फाइड की पुताई युक्त